नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बताते हैं कि ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में जो मंत्री कमल गुप्ता हैं वो करनाल आए थे। चेयरमैनी उन्होंने यहां पर की, अध्यक्षता की कार्यक्रम की, और उसी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद अब वो यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करें। तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इस बैठक में भाग लिया। मंत्री कमल गुप्ता करनाल पहुंचे थे, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आज की बैठक को लेकर वो कहना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? इस मीटिंग के बाद 5 मिनट के लिए ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर रुकेंगे 5 मिनट के लिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग को लेकर? करनाल सिटी, करण का सिटी, सीएम का सिटी, और मेरा ये सौभाग्य कि पहली ग्रीवेंस कमेटी जब मैंने अपने जीवन की थी तो वो भी लगभग 7 साल पहले यहीं की थी। आज मुझे 5 साल के बाद आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता बड़ा प्रेम रखते हैं, और यहाँ मुझे कभी किसी काम में कभी दिक्कत नहीं आई, और मैं समझता हूँ कि आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज मैं ग्रीवेंस कमेटी में आया, आप सबका, शिकायतकर्ताओं का, मेंबर्स का, अधिकारियों का, सबका स्नेह मुझे मिला। मैं आप सबका भी यहाँ अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। आज के ग्रीवेंस कमेटी में लगभग 11 केस थे। 11 सर, 11 में से 5 पेंडिंग है सर। हाँ, 11 केसेस में से 5 केसेस पेंडिंग हैं, और कुछ में कुछ जटिलताएं थी, तो उसमें हमने जो हमारे ऑनरेबल ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स थे, भाईचारे के रूप में उनकी सहायता लेने का निर्णय किया। मैं समझता हूं कि अगली दफ़ा 2-3 हैं शायद, वो उन तीनों का भी निपटारा भाईचारे में हम करेंगे। कई दफ़ा टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, तो ऐसे जो हमने 6 उनको ड्रॉप किया है। अलग अलग समस्याएं थी, किसी का कोई ज़मीन का, किसी का बिजली का, तो इस तरह की मिक्स्ड सारी कंप्लेंट्स थी, वो सारी हमने डील की हैं। उसके बाद हमने ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स की भी शिकायतें सुनी हैं, और मैंने निवेदन किया है कि जो मेंबर्स हैं वो इनका संज्ञान लें, और उसके बाद काफ़ी एप्लीकेशंस अलग से भी नई आई हैं जिनका हम संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। सर, बहुत शुरू में मैंने कुछ देखा कि कुछ ज़िले के जो उच्च अधिकारी थे, मुझे लगता है कि उन लोगों ने इस मीटिंग को इग्नोर किया है, तो इसकी इंक्वायरी होगी और उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। अब आप सर, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आप बयान दे गए थे पिछली बार जब करनाल आए थे, भी 1 महीने में दुरुस्त कर देंगे, मेरा वादा है। वो वादा भी पूरा नहीं हुआ, लोगों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। करनाल सीएम सिटी है, आपने करण की नगरी के बारे में बात की, और हालात तो बहुत खराब है करनाल में। देखिए, प्रॉपर्टी आईडी का एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे भारतवर्ष में माननीय मनोहर लाल जी ने हिम्मत की है काम करने की। कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे मोदी जी ने जीएसटी की बात की, नोटबंदी की बात की। ये जो प्रॉपर्टी का मामला, हमने 1-1 इंच ज़मीन को मापने का काम किया, और उसमें पहले डिमांड रजिस्टर में 30 लाख प्रॉपर्टी थी, अब 42,70,000 से अधिक प्रॉपर्टी है। उनको हमने कलमबद्ध किया है, डिजिटलाइज किया है, कंप्यूटराइज किया है। अनेक प्रकार की डिफिकल्टी हैं, गिरते हैं सह सवार ही मैदानी जंग में, वो क्या गिरेगा जो घुटने के बल चले। मेरी बात नहीं हो रही ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने प्रश्न किया तो मेरी बात तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं नाम की गलती है, कहीं फ़ोन नंबर की गलती है, कहीं पैमाइश की गलती है। हम सब लगे हुए हैं और पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही मीटिंग ली है, और जब ये कई दफ़ा जब सिस्टम, जब इतिहास बदलता है तो उसमें समय लगता है, आप समझिए मेरी बात। और जब आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने पिछले 9-10 साल का डाटा उठाया, और 30 लाख अगर हमारी प्रॉपर्टी है तो 7 लाख लोगों ने टैक्स जमा करवाया, 23 लाख लोगों ने टैक्स ही नहीं जमा कराया। अब ये जो 42 लाख प्रॉपर्टी हो जाएंगी, 42 लाख लोग टैक्स कराएंगे, तो थोड़ी हल्ला तो इस वजह से भी है कि लोगों को टैक्स जमा करवाना
पड़ेगा इस नए बेनामी प्रॉपर्टीज़ को हम ख़त्म करेंगे। हमने डिपो होल्डर का काम शुरू किया, ऑनलाइन शुरू किया, तो शुरू में दिक्कत आई। शुरू में हमने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया तो दिक्कत आई, कंप्यूटर पर हम आए तो दिक्कत आई। ऐसे ही प्रॉपर्टी आईडी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कुछ अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड का भी है। कुछ चीज़ें हम कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी कई चीज़ें नई नई जो प्रॉब्लम आती हैं उनका पता लगता है। तो शनय शनय मेरा ये आपसे वायदा है, इसमें समय लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग सकते हैं सिस्टम को पतली बनाने में। तो ये एक अच्छा सिस्टम है और पूरा डाटा एक एक इंच हमने मापा है और उसको हम दुरुस्त करेंगे और ये आने वाले समय में ठीक होगा। जहाँ तक रजिस्ट्री की बात है, रजिस्ट्री हमने कोई भी बंद नहीं की हुई। जो अनअप्रूव्ड है उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी और जो अप्रूव्ड हैं उनकी रजिस्ट्री खुली है। अभी आपके जो ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर थे उन्होंने कहा कि जो 1 नंबर की सही रजिस्ट्री है वो भी नहीं करे, जो करनाल कोई अगर इन पर्सन कोई बात आती है तो हमारे कमिश्नर साहब बैठे हैं, वो दूर करेंगे। दूसरा विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अब यहाँ तो ग्रीवेंस कमेटी की बात करें, लेकिन विधानसभा सत्र है सर, उसमें भी ये मुद्दा उठेगा और भी तमाम मुद्दे उठेंगे। नगर निगम देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार किसी भी मुद्दे से डरती नहीं है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सदन जो बुलवाया था वो 22 तारीख से शुरू होना था। आदरणीय हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि इस समय उनके नेता वो आ रहे हैं, इसलिए उनके विधायक इस सदन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसको पोस्टपोन किया। अगर विपक्ष से डरना होता तो हम ये पोस्टपोन ना करते, हमारे लिए कोई बाइंडिंग नहीं थी। लेकिन हम तो चाहते हैं बिना विपक्ष के सरकार कैसी, उठाए ना मुद्दा। हमारी तैयारी पूरी है, हर मुद्दे पर तैयारी है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। कांग्रेस कह रही है मजबूती मिलेगी भारत जोड़ो यात्रा हाँ, से, वो आप तो विपक्ष के तौर जोड़ने का क्या काम करेंगे? जोड़ा तो नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनाकर। 600 साल में पहले बाबर आया और उसने इतने मंदिर तोड़े और हमारा समाज इतना सशक्त नहीं था। 2 साल पहले ये सशक्तता नरेंद्र मोदी ने दिखाई। जोड़ना इसको कहते हैं, जोड़ना इसको कहते हैं कि देश स्वतंत्र हुआ 1947 में और धारा 370 लगा दी, उसको तोड़कर देश को जोड़ने का काम किया। ऐसे पैदल चलने से ये कांग्रेस अपने परिवार को तो जोड़े, अपनी पार्टी को तो जोड़े। ये 3-3, 4-4 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना नहीं सकती। घर में इनके फूट है। कांग्रेस यहाँ हरियाणा का अध्यक्ष ले लो, इनके जिला अध्यक्ष ले लो, संगठन कभी बनता नहीं है। ये जो घर को नहीं जोड़ सकते, 2 आदमियों के साथ मिलकर चल नहीं सकते, देश को तोड़ने का जिन्होंने काम किया, आज वो देश को जोड़ने का नाटक करते हैं। सर, करनाल का करनताल पार्क है, 6 करोड़ रुपए से सौंदर्यकरण मुख्यमंत्री जी ने उसका किया था। पिछले 2-3 महीने से उसकी सफाई नहीं हुई, बदबू इतनी ज़्यादा है, कई बार खबरें छाप ली। ठेकेदार कहता है जी मुझे नगर निगम के अफसर पैसे नहीं देते, मैंने काम छोड़ दिया है। यानी अफसरों को अपनी तनख्वाह के पैसे हैं लेकिन ठेकेदारों को देने के लिए पैसे नहीं है। ना ट्यूबवेल ऑपरेटरों को सैलरी मिल रही है, ना ठेकेदारों के थ्रू जो सफाई कर्मचारी है उनको मिल रही है। तोमर साहब इसका सब संज्ञान लें और जो भी उचित कार्रवाई जिसके ऊपर है वो करें। सर, कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, आपके भी संज्ञान में होगा ये, और उसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं? देखिए, कोरोना के मामले में हिंदुस्तान ने जिस तरीके से इस कोरोना को ट्रीट किया, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। 10 लाख के पीछे जो डेथ हुई, इससे आपको समझ में आ जाएगी, जो पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, उसमें 10 लाख के पीछे जो डेथ हुई वो 650 हुई। और अमेरिका का अगर हम डाटा उठाएंगे तो ये लगभग 2950 का है, यानी कि 3000 का है। और हिंदुस्तान का आंकड़ा अगर 10 लाख के पीछे उठाएंगे तो ये 350 का था। अब कहाँ तो अमेरिका अपने आप को दादा समझता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टर है, पैसा उसके पास, उसकी कमी नहीं है, धनाढ्य है, सब तरह से नंबर 1 कहलाता है। वहाँ तो 10 लाख के पीछे 3000 डेथ हुई और हिंदुस्तान में 350 डेथ हुई और हरियाणा की डेथ तो 330 हुई। हम कई दफ़ा पड़ोस में कोई डेथ हो जाती है और वो ऑक्सीजन का नाम लगाकर और हम हल्ला मचा देते हैं, लेकिन आप इसको आंकड़े को देखकर, मैंने आपको ये आंकड़ा इसलिए दिया कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी मैनेजमेंट कितनी बढ़िया थी। और दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हमारे यहाँ सबसे पहले
वर्ल्ड में सबसे पहले 2 वैक्सीन हमने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मंगवाई और लोगों को लगाई और मैक्सिमम नंबर में लगाई, और आज हमारी इम्यूनिटी है, इसलिए हम सारे लोग बिना मास्क के यहाँ आपस में इस बार भी तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। और ये जो ओमनी वायरस जो है, ये अभी मुझे पता लगा है GH7 है, ये BS7 है, और ये 5 का ही एक वेरिएंट है। हमारे यहाँ इसका कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर काफी दिन से हड़ताल कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है उसको लेकर मामला सुलझा लिया गया है, और हरियाणा सरकार की इसमें जो नीयत थी वो ये थी कि हरियाणा में जो हमारा आम जन है उसको मेडिकल सेवाएं नहीं मिलती थी, उन डॉक्टर्स को होल्ड करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी। उसमें उनसे आपसी बातचीत करके उसको कम ज़्यादा समय को करके ये मामला लगभग सुलझा गया। करनाल को खड्डों से मुक्ति कब मिल जाएगी सर? कमेटी के सदस्यों द्वारा इतनी शिकायत रखी जाना क्या नहीं मान? ये एक डेमोक्रेसी का अच्छा उदाहरण है कि यहाँ आज एक मंत्री आया है और वो ग्रीवेंस कमेटी को कह रहा है कि कोई मुद्दा रखें। जनता जिस चीज़ से त्रस्त है उसकी चीज़ को अपनी सरकार में भी बोलना, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? सर खड्डा मुक्त कब हो जाएंगे? हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। खड्डा मुक्त हो जाएंगे? हाँ, हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। सर, पार्षद युद्धवीर सैनी मित्तू यहाँ पर पहुंचे थे लाइटों की समस्या को लेकर, एक पार्षद की भी नहीं सुनी जा रही, कह रहे ठेकेदारों का बोलबाला है करनाल में। पार्षदों की अगर नहीं सुनी जाती तो वो यहाँ आकर बोलते कैसे? जब बोले हैं, सुना है, उसका संज्ञान लिया है। सर सवाल ये अफसर नहीं सुनते ना, तभी आपके पास आना पड़ा। अगर कोई अफसर नहीं सुनता वो हमें लिख कर दें अफसर पर, और मैं आपके माध्यम से सभी अफसरों को इसको चेतावनी समझें या निवेदन समझें, किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन अगर अटेंड नहीं हुआ तो ये उनका विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा और कंसर्न ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए एक मिनट, मेरी बात पूरी होनी। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका फोन नंबर उनके नंबर पर फीड होना चाहिए। सर, हाउस की बैठक में कोई भी प्रस्ताव रखने से पहले अब अधिकारियों की मंजूरी की बात सामने आ रही है। अब मुझे समझ में नहीं आई कि आप क्या हाउस की जो बैठक होगी, पहले डायरेक्ट जो पार्षद है वो अपना मुद्दा रख लेते थे, एजेंडा रख लेते थे, अब ये बात सामने आ रही कि अफसरों को पहले देना होगा। नहीं, कोई भी जो चीज़ होगी वो एज पर नियम से होगी। कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं और नहीं हो रही तो उसको चेक करें। तो अवैध कॉलोनी का मुद्दा जो है मेंबर ने उठाया है कि किस तरह से पनप रही है। देखिए, अवैध कॉलोनी का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े हृदय से और आह्वान किया कि जिसकी भी अवैध कॉलोनी है वो अप्लाई करे, हम उसको वैध करेंगे। और हमने इसमें नियमों की भी काफ़ी रिलैक्सेशन की। 75% कंस्ट्रक्शन की थी, हमने उसको छोड़कर 75% किया, फिर 50% किया, फिर 25% किया। लगभग 2000 जो कॉलोनीज थी उनकी हमारे पास निवेदिताएं आई, एप्लीकेशन आई। उनमें फिर हमने ये कहा कि जो कमेटी है, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो अपना एक रिजोल्यूशन पास करके हमें भेजें कि भी इन कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाए। तो उनमें हमने काफ़ी कंडीशनें रिलैक्स की। हमने कहा कि भाई जिसमें मिनिमम 6 मीटर की सड़क है उसको हम तुरंत पास कर देंगे। उसकी संख्या बड़ी थोड़ी थी। फिर हमने और रिलैक्सेशन की कि 3 मीटर तक की सड़क को भी हम पास करने के मूड में हैं। लेकिन अब कईयों में तो 5-5 फुट की सड़कें हैं, गलियां हैं, तो उनको एकदम से पास करना वो जनहित में भी नहीं होगा। तो इसका मुद्दा हमने हृदय से बड़ा सीरियसली लिया हुआ है और जो भी संभव होगा हम उनको रेगुलराइज करेंगे। तो फिलहाल आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के पंचायत भवन से, जहां पर करनाल में पहुंचे हुए हैं निकाय मंत्री कमल गुप्ता, जिन्होंने IBN 24 के जो तमाम सवाल थे उन सवालों का जवाब भी दिया, जिसमें प्रमुखता से जो प्रॉपर्टी ID का मुद्दा है, करनाल तहसील में रजिस्ट्री ना होने का मुद्दा है, करनताल पार्क की और पार्कों की जो सफाई व्यवस्था है उसका मुद्दा है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही, उसका मुद्दा है। तमाम जो सवाल थे वो उनसे पूछे गए और उन्होंने उसके जवाब भी दिए। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसके साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। मंत्री कमल गुप्ता के जवाबों से आप कितना संतुष्ट हैं ये ज़रूर बताएं, और क्या आपको लग रहा है कि उन समस्याओं का कोई समाधान होगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसके साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।